हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सोप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अस्कम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग ये जानते हैं कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अस्कम सोप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। और इन दोनों से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर सोप जो है किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से क्लीनिंग एक्शन का काम करता है। क्लॉथ कैन बी क्लीन बट हाउ, आखिर क्लॉथ जो होता है क्लीन हो जाता है, कैसे हो जाता है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मिसल्स। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मिसल्स आखिर मिसल्स है क्या। शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो जब सोप when soap come in contact with water, जब सोप वाटर के कांटेक्ट में आता है, जब सोप वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, एन इमल्सन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। एन इमल्सन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसी इमल्सन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, मिसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। जब कहना है व्हेन सोप कम इन कांटेक्ट विद वाटर, जब सोप वाटर के कांटेक्ट में आता है देन इट कैन फॉर्म एन इमल्सन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये एक इमल्सन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है और इस इमल्सन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन को हम मिसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और जानना क्या है कि जब सोप का कंसंट्रेशन अगर वाटर में कम हो, जब सोप का कंसंट्रेशन अगर वाटर में कम हो तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में काम करता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर सोप का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होता है, जब सोप मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, सोप का ये सब मॉलिक्यूल, जब सोप मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वाटर में, ठीक है, तो सोप मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होकर, आपस में जुड़कर, आपस में एसोसिएट होकर एक इमल्सन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक इमल्सन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसी कारण इसे हम क्या करते हैं, मिसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मिसल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बाय द एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के कारण, ठीक है। जब these molecules are associated to each other it can form an emulsion type colloidal solution and this emulsion type colloidal solution is known as मिसल्स। इसे हम मिसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले कुछ और चीज जानना है। अभी हम लोग मिसल्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। तब तक ले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब सोप वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक इमल्सन टाइप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है और जब सोप का कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का काम करता है, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है और जब ये इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है तो ये क्या करता है, इट कैन डिसोसिएटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयन। तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, अपने आयन में क्या होता है, डिसोसिएट करता है, ठीक है। अपने आयन में क्या होता है, ये डिसोसिएट करता है। और जब ये अपने आयन में डिसोसिएट करेगा तो हम जानते हैं यहाँ पर कि सोप का फार्मूला क्या होता है, सोप का फार्मूला होता है C17H35COONA, ठीक है। C17H35COONA सोडियम अस्टियरेट, सोडियम अस्टियरेट। तो जब सोप को अगर वाटर में डिसोसिएट किया जाता है, जब सोप को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है इट कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन और ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। और टूटने के बाद क्या करता है, टूटने के बाद ये C17H35 और COO- और Na+ में क्या होता है, ये डिसोसिएट कर जाता है,
ठीक है, यानी अगर कहा जाए कि सोप मॉलिक्यूल जब सोप वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है? तो एक पार्ट जो है C17H35 और दूसरा पार्ट जो होता है वो COO- और Na+ में क्या होता है, ये डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है, यानी इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट का नाम देते हैं। इसे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट का नाम देते हैं, और जबकि इसे जो है हम आयनिक पार्ट या फंक्शनल पार्ट का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल पार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी जब सोप को वाटर में अगर मान लो डिसॉल्व किया जाता है देन इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, फंक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, इस फंक्शनल पार्ट को हम आयनिक पार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक पार्ट के नाम से भी जानते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम नॉन आयनिक पार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आयनाइज नहीं होता। ये जो पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का, ये जो पार्ट होता है ये आयनाइज नहीं होता है, और इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, नॉन आयनिक पार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि ये आयनाइज हो जाता है और इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक पार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम आयनिक पार्ट का नाम देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन आयनिक पार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, इसे जो है हम और क्या कर सकते हैं, इसे चूंकि ये कह रहा है C17H35, यहाँ पर कार्बन का 17 एटम्स, कार्बन का 17 एटम्स आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन टेल का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन टेल का नाम देते हैं, और इसे हम क्या नाम देते हैं, स्मॉल हेड का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें स्मॉल हेड आयनिक पार्ट कहते हैं इसे। ठीक है, यानी इसे जो है हम स्मॉल हेड का नाम देते हैं, इसे हम स्मॉल हेड आयनिक पार्ट का नाम देते हैं, और इसे हम लॉन्ग चेन टेल पार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ और चीज जान लीजिए। कहा जा रहा है चूंकि ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और इसी कारण जो है ये जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, वाटर हेटिंग पार्ट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वाटर हेटिंग पार्ट। इसे हम वाटर हेटिंग पार्ट के नाम से भी जानते हैं, या वाटर रिपेलिंग पार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी कारण इसे इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, यानी ये हाइड्रोफोबिक की नेचर होता है। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रो का मतलब वाटर और फोबिक का मतलब क्या होता है, रिपल्सिव पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये वाटर को रिपेल करता है, वाटर को है ना रिपल्स करता है, और इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट का नाम देते हैं, या कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसे हाइड्रोफोबिक इन नेचर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज वाटर रिपल्सिव पार्ट। चूंकि ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, चूंकि ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, और जो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, वाटर रिपल्सिव पार्ट कहते हैं, और वाटर रिपल्सिव पार्ट कहने के कारण इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। मतलब क्या होता है, वाटर हेटिंग पार्ट होता है, मतलब क्या होता है, वाटर रिपल्सिव पार्ट होता है। ठीक है, तो ये वाटर रिपल्सिव पार्ट होता है। अब बात करते हैं आयनिक पार्ट की। ये जो आयनिक पार्ट है यह फंक्शनल पार्ट है। ठीक है, ये आयनिक पार्ट वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। और जब ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट कहेंगे। इसे हम वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट का नाम देते हैं। अब जब ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, जब ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है तो इसका मतलब क्या है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इसी कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो फंक्शनल पार्ट और आयनिक पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और फिलिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिंग पार्ट या फिर लविंग पार्ट। Hence we can say ionic part or functional part is also known as hydrophilic in nature, या हम कह सकते हैं वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है जो वाटर को अट्रैक्ट करने का काम करता है।
ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि सोप जब वाटर में डिजोल्व होता है इट कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट क्या होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, जबकि दूसरा क्या होता है फंक्शनल पार्ट। इस फंक्शनल पार्ट को क्या कहते हैं आयनिक पार्ट कहते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होता है और इसी कारण इसे वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट या फिर इसे हाइड्रोफिलिक इन नेचर का नाम दिया जाता है। ठीक है, जबकि दूसरा पार्ट क्या हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है और इसी कारण इसे हम वाटर हेटिंग पार्ट, वाटर रिपल्सिव पार्ट और इन अनदर वर्ड वी कैन से इट इज वाटर, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब सोचिए ये क्या करता है वाटर को अट्रैक्ट करता है, जबकि ये क्या करता है वाटर को रिपल्स करता है। ठीक है, लेकिन ये वाटर को रिपल्स करता है, ठीक है, वाटर को रिपल्स करता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट वाटर रिपल्सिव होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर और ऑर्गेनिक इन नेचर जो भी होगा वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये क्या करता है ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है अट्रैक्ट करने का काम करता है। क्यों? बिकॉज इट इज डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है डिसॉल्व होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या करता है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक्सेप्ट करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिसॉल्व होता है, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो होता है डट अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि जनरली जो डट पार्टिकल होता है, जनरली जो डट पार्टिकल होता है ना, उसमें मौजूद क्या हो सकता है कि वायली पार्टिकल्स, ठीक है, फैटी सब्सटेंस या फिर हम कह सकते हैं स्पाइसी सब्सटेंस, ये सब सब्सटेंस होता है वो क्या होता है ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ठीक है, और इसी कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये वाटर रिपल्सिव तो होता ही है, लेकिन वाटर रिपल्सिव होने के साथ साथ ये डट अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो वाटर रिपल्सिव के साथ साथ ये कहता है डट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं डट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। तो डट अट्रैक्टिव पार्ट क्यों होता है? क्योंकि ये डट अट्रैक्टिव पार्ट होता है ना। ये डट अट्रैक्टिव पार्ट क्यों है? क्योंकि चूंकि ये ऑर्गेनिक की नेचर होता है और ऑर्गेनिक की नेचर हुआ तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा डिसॉल्व होगा, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कैसे वी कैन से हाइड्रोकार्बन पार्ट इज वाटर रिपल्सिव पार्ट बट डट अट्रैक्टिव पार्ट। लेकिन फंक्शनल पार्ट या आयनिक पार्ट क्या होता है, ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है लेकिन डट रिपल्सिव पार्ट होता है। ये वाटर को अट्रैक्ट करता है लेकिन ये डट को क्या करता है रिपल्स करता है। Hence we can say it is also dirt repulsive part. It is also known as dirt repulsive part. इसे हम dirt repulsive part का नाम देते हैं। ठीक है, तो बस केवल आपको इतना चीज याद रखना है थोड़ा सा कि जब सोप को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है देन इट कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में क्या होता है डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन, जबकि दूसरा जो होता है वो फंक्शनल पार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट को नॉन आयनिक पार्ट कहते हैं और फंक्शनल पार्ट को आयनिक पार्ट कहते हैं। ठीक है, और चूंकि ये आयनिक पार्ट होता है इसलिए वाटर सॉल्यूबल होता है और ये वाटर को अट्रैक्ट करता है और इसी का ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होने के साथ साथ ये डट क्या होता है रिपल्सिव होता है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट की तो ये क्या होता है वाटर हेटिंग पार्ट होता है, वाटर रिपल्सिव पार्ट होता है और इसी कारण इट इज वाटर है ना, इट इज आल्सो नोन एज वाटर फोबिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और इसी कारण जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है क्योंकि वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को रिपल्स करता है। तो चूंकि ये वाटर को रिपल्स करता है, वाटर को हीट करता है, वाटर हीटिंग पार्ट होता है लेकिन डट अट्रैक्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, इसी कारण हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर बट डट अट्रैक्टिंग इन नेचर, लेकिन ये डट अट्रैक्टिंग का काम करता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और चीज ध्यान देते हैं। अब अभी मैंने बताया कि जब सोप को वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है,
एक पार्ट आपका क्या हो गया C17H25 जिसे हाइड्रोकार्बन पार्ट कर रहे हैं, वाटर हेटिंग पार्ट कर रहे हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जबकि दूसरा हम बता रहे हैं आपको फंक्शनल पार्ट COO-Na+ जो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है और डट रिपल्सिव पार्ट होता है। ठीक है, अब सोचिए इसे हम क्या कर रहे हैं आयनिक पार्ट, इसे कर रहे हैं नॉन आयनिक पार्ट। ठीक है, इसे इंडिकेट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस हाइड्रोकार्बन पार्ट लॉन्ग चेन टेल पार्ट, इसे लॉन्ग चेन टेल पार्ट का नाम देते हैं। इसे हम क्या करते हैं स्मॉल हेड कहते हैं, हाँ स्मॉल आयनिक हेड कहते हैं। ठीक है, अब सोचिए इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्या है 17 है, तो हम यहाँ पे है ना 1 2 3 4 17 कार्बन को अटैच करेंगे। ठीक है, यानी इस तरह से हम क्या करेंगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये जो आपका आयनिक पार्ट है इसको हम क्या करेंगे इस तरह से इंडिकेट कर लेंगे। ये आपका क्या होगा माइनस होगा, है ना, ये क्या होगा आपका प्लस होगा। ठीक है, यानी ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फंक्शनल पार्ट को इंडिकेट करता है, जबकि ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस सोप मॉलिक्यूल के दोनों पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे इस तरह से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है इस तरह से ये रिप्रेजेंट है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये क्या होगा आपका लॉन्ग चेन टेल पार्ट होगा, जबकि ये क्या होगा स्मॉल हेड पार्ट होगा। ठीक है, स्मॉल हेड पार्ट होगा या आयनिक पार्ट होगा। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब सोचिए थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है सपोज कर लीजिए, अब सपोज कर लीजिए कि यहां पर क्या है सोप है प्लस वाटर है, सोप है प्लस वाटर है, ये दोनों का क्या हो गया यहाँ पर हम सॉल्यूशन बना लिए। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है इमल्शन टाइप सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, इमल्शन टाइप सॉल्यूशन बन रहा है। अब आप ये जानिएगा कि आखिर मिसल बनता कैसे है, मिसल कहते हैं किसको। ठीक है, ये केवल आपको ये जानना था कि सोप मिसल क्या हो गया कि जब सोप को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक इमल्शन टाइप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, उस इमल्शन टाइप सॉल्यूशन को मिसल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जानना है कि मिसल बनता कैसे है ना, मिसल जनरली होता क्या है, आज अब हम ये चीज जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब सोप को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, जब सोप को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दिए, ठीक है, जब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में, अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कोई डर्टी क्लॉथ, ठीक है, कोई डर्टी क्लॉथ को हम क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं। ठीक है, जब किसी डर्टी क्लॉथ को हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन में, इस सोप सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ठीक है, तो डालने पर होता है क्या है ध्यान दीजिए, क्योंकि ये डर्टी क्लॉथ है, अब इस डर्टी क्लॉथ में क्या होगा, हो सकता है कि ऑयल का स्पॉट लगा हुआ, ऑयल का स्पॉट लगा हुआ हो, ठीक है, या ग्रीस का स्पॉट लगा हुआ हो, ठीक है, ग्रीस का स्पॉट लगा हो या और भी कोई डर्ट पार्टिकल इसमें मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि ये डर्ट पार्टिकल जो होता है ये क्या होता है ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। ठीक है, अब सोचिए जब ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, जब ये ऑर्गेनिक इन नेचर है तो ये ऑर्गेनिक नेचर डर्ट पार्टिकल अट्रैक्ट टुवर्ड द हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन पार्ट वाटर रिपल्सिव होता है लेकिन डर्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो डर्ट पार्टिकल है इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि ये सोप वाटर में डिसॉल्व होने पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट और दूसरा क्या है फंक्शनल पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट और फंक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये जो डर्ट पार्टिकल है इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड द हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट की जाके क्या हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि डर्ट पार्टिकल अस्टिच टू द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट से क्या होता है अस्टिच कर जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट से अस्टिच कर जाता है। ठीक है, अब सोचिए जब ये हाइड्रोकार्बन पार्ट से अस्टिच कर जाएगा तो होगा क्या। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब डर्ट पार्टिकल को when dirty cloth is dipped into the soap solution, जब डर्टी क्लॉथ को हम डिप करते हैं सोप सॉल्यूशन में, ठीक है, तो डर्ट पार्टिकल्स अट्रैक्ट टुवर्ड द हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो हाइड्रोकार्बन पार्ट से क्या होता है ये अस्टिच कर जाता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट को क्या होता है अट्रैक्ट कर जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है बट
वाटर रिपल्सिव होता है लेकिन डर्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। इसी कारण क्या करता है ये डर्ट पार्टिकल को, वाली डर्ट पार्टिकल्स को या ग्रीसी डर्ट पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अट्रैक्ट करने के बाद होता क्या है, ध्यान दीजिए। अब ये मान लेते हैं क्या है, डर्ट पार्टिकल्स है, ये डर्ट पार्टिकल्स है। ये डर्ट पार्टिकल जो होगा वो किससे अटैच कर जाएगा, ये डर्ट पार्टिकल जो होगा वो किससे अटैच कर जाएगा, ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट से जाकर अटैच कर जाएगा, या हाइड्रोकार्बन पार्ट इसको क्या करेगा, अपनी ओर अटैक कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका डर्ट पार्टिकल है, ये आपका क्या है, डर्ट पार्टिकल है। ठीक है, ग्रीसी पार्टिकल्स है, ग्रीसी डर्ट पार्टिकल्स है या वायली डर्ट पार्टिकल है। अब ये जो डर्ट पार्टिकल है इट अस्टिच टू द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट से क्या होता है, अस्टिच कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो डर्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है, डर्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डर्ट पार्टिकल क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर सोप मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसंट्रेशन में है, ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो आपको अभी मैंने बताया था कि जब सोप का अमाउंट अगर ज्यादा हो, हायर कंसंट्रेशन में हो, तो दिस मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर ये जो सोप मॉलिक्यूल है, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, दिस हाइड्रोकार्बन पार्ट एसोसिएटेड टू द डर्ट पार्टिकल्स, ये डर्ट पार्टिकल से क्या होता है, एसोसिएट कर जाता है, जुड़ जाता है, अटैच कर जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डर्ट पार्टिकल अस्टिच टू द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट से जाकर जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, अब सोचिए, अब अटैच हो रहा है तो ये तो हाइड्रोकार्बन पार्ट से जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट से जुड़ेगा, ये फंक्शनल पार्ट से तो जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शनल पार्ट क्या होता है, इसको हेट करेगा, इसको रिपल्स करेगा। इसी कारण ये जो फंक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पर होगा, इसके बाहरी ओर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्लस माइनस, यानी ये आपका जो है आयनिक पार्ट है। ठीक है, स्मॉल हेड पार्ट है, ये आयनिक पार्ट है। ठीक, अब सोचिए डर्ट पार्ट के लिए है, डर्ट पार्टिकल, और इस डर्ट पार्टिकल से जो है, इस डर्ट पार्टिकल से जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट स्टिच किया हुआ है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट से क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि फंक्शनल पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक, अब सोचिए ये जो फंक्शनल पार्ट होगा, ये जो फंक्शनल पार्ट होगा, ठीक है, ये क्या होता है, वाटर अट्रैक्टिव पार्ट होता है, डर्ट को अट्रैक्ट करने का काम कौन किया, हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो देखिए डर्ट पार्टिकल अस्टिच विद द हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये आपका क्या है, फंक्शनल पार्ट, और इस फंक्शनल पार्ट से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो फंक्शनल पार्ट जो है, ये फंक्शनल, ये जो आयनिक पार्ट है, ये आयनिक पार्ट दैट मींस फंक्शनल पार्ट, तो ये जो आपका फंक्शनल पार्ट है, ये आयनिक पार्ट है, इट विल अट्रैक्ट टू द वाटर मॉलिक्यूल, या इसका मतलब क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या खुद वाटर की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आयनिक पार्ट अस्टिच टू द वाटर मॉलिक्यूल, ये जो आयनिक पार्ट होगा वो वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा, अटैच होगा। ठीक, उसी प्रकार ये भी आयनिक पार्ट है, ये भी क्या होगा, बहुत से वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा, चारों तरफ से अटैच होगा। देखिए इस तरह से क्या होगा, ये H2O अटैच होगा, H2O है ना, ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल से चारों ओर से घिरा हुआ होगा। ठीक है, अब घिरने के बाद क्या है, एक तरह का स्पेशल अरेंजमेंट बनाता है। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट बनाया, ये आपका डर्ट पार्टिकल है, डर्ट पार्टिकल, और इसके चारों ओर क्या है आपका, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट स्टिच है, और यहाँ से क्या है आपका, ये फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, जिससे क्या होता है, चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या है, घेरे हुए, ये आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से कवर किए रखता है। ठीक है, तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, इसी स्पेशल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, मिसल्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसी स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, मिसल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आखिर मिसल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, मिसल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर सोप मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, सोप मॉलिक्यूल जो है एसोसिएटेड होकर ये क्या करता है, इस डर्ट पार्टिकल को चारों ओर से कवर कर लेता है। ठीक है, यानी डर्ट पार्टिकल अस्टिच टू द लॉन्ग चेन टेल पार्ट्स, ये लॉन्ग चेन टेल पार्ट से अस्टिच हो जाता है। ठीक है, और अस्टिच होने के बाद दिस ऑल द मॉलिक्यूल्स, दिस ऑल द पार्ट्स, ये सब पूरा पार्ट्स, ठीक है, इट इज कवर्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल,
ये पूरी तरह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से कवर हो जाता है, ठीक है। एंड दिस स्पेशल अरेंजमेंट इज नोन एज द मिसेल, और इसी पूरे स्पेशल अरेंजमेंट को हम मिसेल का नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट में इसका मिसेल का अरेंजमेंट इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा डेड पार्टिकल, ऐसा डेड पार्टिकल क्लॉथ में बहुत सा होगा, ठीक है, यानी बहुत सा डेड पार्टिकल होगा, यानी ये सब डेड पार्टिकल क्या करेगा, ये सब डेड पार्टिकल स्टिच टू द हाइड्रोकार्बन पार्ट, स्टिच टू द हाइड्रोकार्बन पार्ट, इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन पार्ट से स्टिच होगा, ठीक है, स्टिच होगा। और यहां पर क्या होगा, आपका आयनिक पार्ट होगा, आयनिक पार्ट, और ये आयनिक पार्ट किससे अटैच होगा, वाटर मॉलिक्यूल से, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरे स्पेशल टाइप अरेंजमेंट को क्या करता है, कवर करके रखेगा, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल कवर करके रखता है, ठीक है। और इसी अरेंजमेंट को, इसी स्पेशल अरेंजमेंट को हम मिसेल्स का नाम देते हैं, इसे हम मिसेल्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर मिसेल का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। अब सोचिए, अब एक बात बताइए, अब जब कहा जा रहा है कि जब कह रहा है कि when this dirty cloth is washed with the stream of water, अब इस dirty cloth को जब with the stream of water हम wash away करते हैं, ठीक है, जब धोते हैं इसको wash करते हैं with the stream of water, तो सोचिए जब water with the stream of water when it is washed, जब with the stream of water इसको हम wash करेंगे, ठीक है, यानी water को जब हम क्या करेंगे, stream करेंगे, ठीक है, when it is washed with the stream of water, जब इस dirty cloth को, जब इस डर्टी क्लॉथ जिसमें इस तरह का बहुत सा अरेंजमेंट बना हुआ है, जिसमें इस तरह का अरेंजमेंट बना हुआ है, जिसमें डेड पार्ट की स्टिच टू द हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट से कौन जुड़ा हुआ है, आयनिक पार्ट, आयनिक पार्ट किसको अटैच किए हुए हैं, किससे जुड़ा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल से, यानी पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे अरेंजमेंट को वाटर मॉलिक्यूल क्या किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, ठीक है। यानी ये पूरा मॉलिक्यूल जब वाटर के अंदर, यानी वाटर मॉलिक्यूल को क्या किए हैं, पूरी तरह से कवर किए हुए हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल से कौन अटैच है, आयनिक पार्ट से कौन अटैच है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और हाइड्रोकार्बन पार्ट से कौन सा अटैच है, डेड पार्टिकल, यानी इस तरह का बहुत सा अरेंजमेंट जो है सोप सॉल्यूशन के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और इसी स्पेशल अरेंजमेंट को हम मिसेल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, जब डर्टी क्लॉथ इज वाश्ड विद द स्टीम ऑफ वाटर, जब इस डर्टी क्लॉथ को वाश्ड विद द स्टीम ऑफ वाटर, जब स्टीम ऑफ वाटर के साथ जब इसको वाश किया जाता है, ठीक है, तो सोचिए, तो जब वाश करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टीम ऑफ वाटर आगे की ओर क्या होगा, फ्लो करना शुरू करेगा। जब हम कह रहे हैं यहाँ पर व्हेन इट इज वाश्ड विद द स्टीम ऑफ वाटर, जब स्टीम ऑफ वाटर इसको हम वाश करेंगे, ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, फ्लो करना शुरू करेगा। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करना शुरू करेगा तो हम जानते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल सोप सॉल्यूशन के अंदर जो मिसेल बना हुआ है, जो वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होगा इट इज अट्रैक्टेड विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल वाश अवे हो रहा है, फ्लो आउट हो रहा है, तो इसके साथ साथ ये जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, जो इस पूरे अरेंजमेंट को कवर किए हुए है, ये भी क्या होगा, विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर इट इज आल्सो वाश्ड अवे विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये भी क्या होगा, वाश्ड अवे हो जाएगा, ठीक है, फ्लो कर जाएगा विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये भी है ना, ये भी क्या होगा, विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लो कर जाएगा बाहर की ओर। और जब ये आगे की ओर फ्लो करेगा इट इज आल्सो अट्रैक्टेड विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, जब ये स्टीम ऑफ वाटर के साथ ये अट्रैक्ट हो जाएगा, इट इज आल्सो फ्लो आउट विद द स्टीम ऑफ वाटर, ये भी जब फ्लो करेगा तो इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो आपका डेड पार्टिकल होगा, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, जो इस आयनिक पार्ट से अटैच है, ठीक है, जो इस आयनिक पार्ट से अटैच है, वो भी क्या होगा, इसके साथ साथ फ्लो आउट करेगा। क्यों? क्योंकि ये आयनिक पार्ट इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल फ्लो आउट करेगा बाहर की ओर, तो इससे अटैच है आयनिक पार्ट, ये भी बाहर की ओर फ्लो आउट करेगा। और इस आयनिक पार्ट के साथ साथ हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये भी बाहर की ओर फ्लो आउट करेगा। और इस हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ साथ डेड पार्टिकल भी तो अटैच है, तो ये भी डेड पार्टिकल क्या होगा, विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये भी
बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। एंड इन दिस वे क्लॉथ कैन बी क्लीन, और इस तरह से क्लॉथ क्या होता है, क्लीन कर जाता है, ठीक है। यानी ये वाटर मॉलिक्यूल विद द स्टीम वाटर बाहर निकल गया, इससे कौन अटैच है, आयनिक पार्ट, ये भी क्या हो जाएगा, जब ये वाटर मॉलिक्यूल विद द स्टीम वाटर बाहर निकल रहा है तो इससे जुड़ा हुआ है आपका आयनिक पार्ट, ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये भी क्या होगा, इसके साथ साथ ये भी बाहर आ जाएगा। क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन पार्ट से डेड पार्टिकल भी अटैच है, तो वो डेड पार्टिकल भी क्या होगा, बाहर की ओर है ना, फ्लो आउट कर जाएगा, ठीक है। एंड इन दिस वे वी कैन से क्लॉथ कैन बी क्लीन, और इस तरह से क्लॉथ क्या हो जाएगा, क्लीन कर जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझते हैं। अब सोचिए ये आपका क्या सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका क्या है, आपका डेड पार्टिकल है, ये डेड पार्टिकल है, ग्रीसी पार्टिकल्स है, वायली पार्टिकल्स है। अब ये जो ग्रीसी पार्टिकल है, ये जो ग्रीसी पार्टिकल है, इट इज स्टिच विद द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इस हाइड्रोकार्बन पार्ट से अटैच होगा, इस हाइड्रोकार्बन पार्ट से क्या होगा, ये अटैच होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन पार्ट से अटैच होगा, ठीक। अब ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो अटैच होगा, तो हम जानते हैं ये लॉन्ग चेन टेल पार्ट है, तो इससे क्या होगा, हेड पार्ट अटैच होगा, इससे क्या होगा, ये हेड पार्ट अटैच होगा, ठीक। अब ये हेड पार्ट क्या होता है, आयनिक होता है, आयनिक होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको चारों ओर से बॉटम मॉलिक्यूल इसको क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक पार्ट होता है, और आयनिक पार्ट स्टिक टू द वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा, चारों ओर से घिरा हुआ होगा, वाटर मॉलिक्यूल से ये चारों तरफ से क्या होगा, घिरा हुआ, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, ये पूरा घिरा होता है, ठीक है। और इसी पूरे अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, मिसल्स का नाम देते हैं, इसी स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, मिसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल किसको कवर किए हुए हैं, आयनिक पार्ट, क्योंकि हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल आयनिक, वाटर मॉलिक्यूल आयनिक पार्ट से अट्रैक्टेड होता है, स्टिच होता है, ठीक है, इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये आपका क्या है, इससे क्या अटैच है, आपका लॉन्ग चेन टेल पार्ट अटैच है, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच है, और इस हाइड्रोकार्बन पार्ट से क्या अटैच होगा, आपका डेड पार्टिकल अटैच होगा, ठीक है, डेड पार्टिकल। अब जब इसको विद द स्टीम वाटर बास जब किया जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो बास जब हो रहा है विद द स्टीम वाटर, तो सोचिए उस वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल को, इस आयनिक पार्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जब वाटर मॉलिक्यूल बास जब विद द स्टीम वाटर, तो ये आयनिक पार्ट भी क्या होगा, उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होगा, है ना। और अट्रैक्ट होने के साथ ये भी क्या होगा, बास जब विद द स्टीम वाटर, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर की ओर बास कर जाएगा। अब इससे अटैच होने हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो ये भी क्या होगा, इसका भी कुछ मॉलिक्यूल बाहर की ओर फ्लो आउट करेगा, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ क्या है, डेड पार्टिकल, यानी ये भी क्या होगा, बाहर की ओर अटैक होगा, ठीक है। एंड इन दिस वे क्लॉथ कैन बी क्लीन, और इस तरह से क्लॉथ क्या होता है, क्लीन कर जाता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब हम जानते हैं कि डेड पार्टिकल का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और इसी कारण आप देखे होंगे कि डेड पार्टिकल गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के सेंटर की हो जाता है। आप सोचिए जब ये जो आपका डेड पार्टिकल गो टुवर्ड द सेंटर जाएगा, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होगा वो भी क्या होगा, गो टुवर्ड द सेंटर होगा। यानी इसका मतलब है जब डेड पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा होता है, इट इज हैवियर पार्टिकल, सो इट गो टुवर्ड द सेंटर। तो जब इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा, तो सोचिए ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो सेंटर की ओर होगा, ठीक है। डेड पार्टिकल जो होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की ओर होगा। और जब डेड पार्टिकल का डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा, तो हाइड्रोकार्बन पार्टिकल का डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की ओर होगा, ठीक है। लेकिन इससे जो आपका आयनिक पार्ट में जुड़ा हुआ है, ये आयनिक पार्ट होता है, क्या होता है, ये आयनिक पार्ट डेड रिपल्सिव होता है, डेड को रिपेल करेगा। और जब ये डेड को रिपेल करेगा, तो ये जो आयनिक पार्ट है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अबे फ्रॉम द सेंटर होगा, सेंटर से दूर होगा, ठीक है। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड द सेंटर होगा, यानी ये जो आपका इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड द सेंटर होगा,
आउटवर्ड द सेंटर, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो डायरेक्शन होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा, जबकि आयनिक पार्ट का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड द सेंटर होगा, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। और इसी कारण जो है क्लॉथ कैन बी क्लीन्ड वेरी इजीली, और इस तरह से क्लॉथ होता है बहुत इजीली क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर क्लॉथ को हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। यानी मिसल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिसल किसे कहते हैं आप समझ चुके होंगे, क्लॉथ कैन बी क्लीन्ड हाउ, कैसे क्लॉथ क्लीन किया जाता है, ठीक है। इन सब के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में समझ चुके होंगे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ मिसल के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है। तो प्लीज इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।